लिखी हुई दवाइयों का प्रेस्क्राइब सागर के भेजने के बाद सभी लोग सागर का कॉल का बैक बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ देर तक जब सागर का कोई रिप्लाई या कॉल बैक नहीं आया तो आयशा ने खुद सागर को कॉल लगा दिया। जैसे सागर ने कॉल रिसीव किया, आयशा ने उससे कहा, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको प्रेस्क्रिप्शन भेजी थी। मुझे यकीन है इस प्रेस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करने के बाद वो ओरिचिट के पौधे जान वापस लौट आएगी। सागर कुछ देर तक फोन पर खामोश रहा। उसके बाद बड़ी धीमी आवाज में सागर ने आयशा से पूछा, मैडम क्या मैं जान सकता हूँ यह प्रेस्क्रिप्शन आपको किसने लिखी थी? आयशा ने इस बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, मेरी बहू ने लिख कर दी थी, मगर यह मत समझना क्योंकि मेरी बहू है इसलिए मैं उस पर भरोसा कर रही हूँ। मुझे यकीन है क्योंकि मेरे बहुत ने खुद मेरे आंखों के सामने इससे पहले कई बार बीमार पौधों को अपनी दवाइयों को ठीक किया था। इनफैक्ट इससे पहले मेरी बहू ने एक ऐसा पौधा जान वापस लौटाई थी जिसका बचाना बिल्कुल नामुमकिन था। इन पौधों के लिए काफी जान बाकी थी। सागर ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, जी मैम, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा क्योंकि सचमुच आपकी बहू ने जो दवाई लिख कर भेजी वो काबिले तारीफ ने। सागर ने आयशा से कुछ कहना चाहता था मगर वो खुद कर अपनी बात को कही नहीं पा रहा था। आयशा ने फोन पर सागर का घबराहट को पहचान लिया था। आयशा ने सागर से पूछा, क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो मगर खुलकर बात नहीं कर पा रहे हो? सागर अब जान चुका था छुपाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए अटकती हुई आवाज में सागर ने आयशा से कहा, मैडम वो बात दरअसल यह है कि अभी जब 2 घंटे पहले हमारी फोन पर बात हुई थी तब देविका जी ने मुझे फोन आया। उन्होंने मुझसे एक दवाई लिख कर भेजी थी और मैं किसी भी हालत में पौधों को बचाना चाहता था, इसलिए वह दवाई तुरंत पौधे में आजमाए और चमत्कार की बात यह है 2 घंटे के अंदर पौधा काफी सुधार आ गया था। इसलिए वादे के मुताबिक मुझे यह स्पेशल ऑर्डिनेशन का पौधा देविका जी को देना होगा। मगर साथ साथ मैंने यह भी कहना चाहता हूँ कि आपकी बहू ने जो प्रेस्क्रिप्शन लिख कर भेजा वो देविका जी का प्रेस्क्रिप्शन लिख कर भेजा है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 1-2 चीज़ें का यही अंतर वहाँ है कि मगर आपकी बहू ने जो दवाई लिख कर भेजी वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है। मगर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी हालत पहले से बता चुका हूँ। अगर ये दवाई मुझे 2 घंटे पहले लिख कर भेजी होती तो मैं खुशी खुशी ये पौधा आपके हवाले कर देता, मगर तो आज तो अच्छी तरह से जानती है मैं किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। आयशा अब इस बात की खुशी जरूर थी कि पौधा अब खतरे से बाहर था, मगर आयशा को इस बात का दुख भी था जरूर था कि जो स्पेशल फूल आयशा ने अपने ग्रीन हाउस के लिए मंगवाए थे वो अब देविका के घर रौनक बढ़ाएंगे। आयशा को इस बात का एहसास होने लगा कि धीरे धीरे देविका आयशा की जिंदगी में हर प्राइवेट चीज अपने आप को काबू करने में चाहती थी, चाहे वो आयशा मारवा के पति हो या उसके परिवार हो। अब यह बेहद ही खूबसूरत और डिरेक्शन के फूल। कुछ देर की खामोशी के बाद सागर ने फोन पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आयशा से कहा, मैडम वैसे देविका जी का कल फूलों के लिए एक बड़ा एक्सटेंशन रखा है जिसमें देश के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया है। जो लोग बॉटनी के बारे में जानकार है वो लोग आपकी तरफ फूलों को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं। कल उन तमाम लोगों का इन्विटेशन भेजा गया है, उसी का एक्सप्रेशन इन फूलों को सबके सामने रखा जाएगा। यह फूल कल एक्सप्रेशन में एक सेंटर ऑफ ऑक्शन के बन कर रहने वाला है। देखिए आप दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में मैं अब तो अच्छी तरह जान चुका हूँ, मगर यह भी जानता हूँ आपको फूल कितने पसंद है और आपको किसी तरह अपने घर में कई सालों की इसी तरह रेयर और खूबसूरत फूलों को संभाल कर रखा है। मगर मुझे अब इस बात का भी अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि ना ही हो देविका जी कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने से ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय इससे कि उन फूलों को कोई परवाह है। बस उन्हें इस बात का तसल्ली है कि यह फूल आपके पास नहीं है, उनके पास जा रहा है। फ़ोन पर उसके साथ बात करते हुए मैं खुद यह बात महसूस की कि खैर आपके बीच जो तनाव चल रहा है उसे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं बस सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप इन फूलों को सच्ची हकदार थी और सही करदार भी थी, मगर मैं मजबूर हूँ, मुझे मजबूरन ये फूल देविका जी को ही देना होगा। ऐसा कोई ये बात नहीं समझ पा आ रहा था कि जब सागर ने यह फैसला कर ही लिया था वो फूल किसी भी हालत में देविका को भिजवा देगा, तो फिर अब आयशा के साथ इस तरह का सिंपैथी दिखाने का क्या मतलब था। आयशा ने बड़ी धीमी और उदास आवाज में फ़ोन पर सागर से कहा, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मैं यह भी बात अब समझ चुकी हूँ कि मेरे नसीब से ज़्यादा और नसीब से पहले कभी किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता, वह फूल शायद मेरे नसीब में ना हो। जब आयशा ने सागर की यह बात सुनी तब रोहित अनिका ठीक सामने खड़ा था। जब जो बात कही पिछले छिपा का मतलब रोहित अनिका अच्छी तरह से समझ चुके थे। कहीं ना कहीं आयशा इशारा इस बात पर था कि अगर वो फूल आयशा को हाथ नहीं लगते इसका मतलब कहीं ना कहीं सिग्नल मिल चाहता है आयशा अपने अतीत की जुड़ी बातों रोहित अनिका को छुपा कर रखे। सागर ने फोन पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कल मैं इन्विटेशन में जाने वाला हूँ, क्या आप मुझे वहाँ मिलेगी? आयशा बार बार मुस्कुराते हुए कहा, जी जो चीज़ें नसीब में
नहीं लिखी होती उसे प्रदर्शनी में हाजिर नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए आयशा ने कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए अपना हाथ अपने फोन की ओर बढ़ाया। इससे पहले आयशा ने अपना फोन डिस्कनेक्ट करती अनिका ने आयशा से हाथ में वो फोन लेकर लिया और सीधे सागर से पूछा, तुम्हें जो प्रिडिक्शन मिली थी क्या तुम बता सकते हो उसमें क्या लिखा था? अगर पहले तो अनिका का आवाज सुनकर चौंक गया, मगर सागर ने समझ चुका था जरूर जो लड़की इस वक्त फोन पर बात कर रही वो आयशा की बहू थी। इसलिए बिना कोई सवाल किए सागर ने एक के बाद एक प्रिडिक्शन में लिखी तमाम डिक्लेरेशन अनिका को बता दी। प्रिडिक्शन में लिखी सारी चीजें लगभग वो वही थी जो अनिका ने प्रिडिक्शन में लिखी थी। बस उस प्रिडिक्शन में एक चीज थी जो अनिका प्रिडिक्शन के मुकाबले कम ही थी। अनिका ने सागर से पूरी बात सुनने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मुस्कुराते हुए आयशा को देखकर कहा, आंटी जी कल हम जरूर इस एविटेशन में जाएंगे। आयशा ये सुनकर हैरान हो गई। अनिका बड़ी बराबरी से आयशा का सागर के बीच हो रही बातें सुन रही थी। अनिका एक्सपेक्टेशन में बारे में सब कुछ जान चुकी थी। आयशा नहीं जानती थी जिस वक्त सागर के साथ फोन पर बात कर रही सागर की सारी बातें अनिका और रोहित साफ साफ सुन पा रहे थे। आयशा ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, उसमें वहाँ पे सिर्फ जाने से क्या फायदा है, जो वहाँ जिसके पास इनविटेशन कार्ड हो वही जा सकते हैं। रोहित अनिका ठीक पीछे सावित्री खड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही थी। सावित्री ने आगे आकर आयशा की ओर देखकर कहा, मैडम जहाँ तक मुझे लगता है वो औरत देविका इस एक्सपेडिशन का इनविटेशन आपको जरूर भिजवाएगी। सभी लोग सावित्री को यह बात सुनकर हैरान हो गए। किसी भी यह समझ नहीं आ रहा था इस बात को लेकर सावित्री इतनी श्योर कैसे हो सकती थी। तभी सावित्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस बंगले में टाइम पास करने के लिए काफी कम साधन है मेरे पास, इसलिए कई बार मैं टीवी सास बहू सीरियल देखती रहती हूँ। आजकल टीवी सीरियल के घर के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काफी ड्रामा करते हैं, और जहाँ तक ये देविका मैडम का सवाल है तो वो सीरियल की किसी वैम्प की कम नहीं है। विनेगर के सिर्फ एक बहाना है आयशा मैडम को नीचा दिखाने के लिए, जिसे नीचे दिखाना है वो सिर्फ इन्विटेशन भेजने ताकि सबके सामने ये साबित कर सके किसी तरह पेड़ पौधे का देखभाल करने के मामले में आयशा मैडम कितनी आगे है। सावित्री की इस बात का बहुत ही लॉजिकल था। सावित्री ने बात सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका ने सावित्री के फिर थपथपाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, मुझे भी लगता है कि देविका आंटी इन्हें जरूर इन्विटेशन कार्ड भेजेगी। अगर ऐसा हुआ तो कल एडप्रेजेंटेशन वाइक में हम बड़ा मजा आने वाला है। आपकी सीरियल अंत जित सच्चाई की होती है ना, उसी तरह उस असल जिंदगी में भी कल कुछ ऐसा ही होगा। अनिका यह बस ना तो सावित्री समझ पा रही थी और ना ही आयशा। बस अनिका कॉन्फिडेंट देगा। आयशा ने अनिका से कहा, ठीक है अगर इनविटेशन आया तो चले जाएंगे। अनिका की बात को सुनते हुए अचानक ही पूरे वातावरण में काफी पॉजिटिव छा गई। सभी लोग एक साथ मुस्कुराते हुए देखकर सावित्री ने कहा, आज तो सचमुच बड़ी खुशी का दिन है। मैडम का पूरा परिवार एक साथ मिलकर हंस कर रहा। रोहित बाबा, आज मैं आपके लिए आपके बचपन के मनपसंद खाना बनाती हूँ। बचपन में आपके हाथों से पकाकर आपको कई बार खिलाया है। आपको याद तो नहीं होगा, मगर आज शायद फिर वही जायदाद खाकर आपके बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो जाए। ये कहने के बाद सावित्री तेजी से विला के अंदर चली गई। सावित्री जाते ही अचानक ही सबके चेहरे पर हंसी गायब हो गई। आयशा और रोहित के बीच अवक साइलेंस बन गई। माँ बेटे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रहे थे। सालों तक दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान बन कर रहे थे, और अचानक पहली बार सालों बाद अपने माँ बेटे के सामने मुस्कुराई थी। आयशा के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर रोहित अपने बचपन की माँ की याद आ गई। कभी रोहित अपने सीने से लगाकर गोल गोल घूमने लगती थी, कभी डांट कर सुला देती थी, कभी कभी अपने हाथ को खिलाती थी, कभी कभी शैतानी करके प्यार भरा फटकार भी देती थी। रोहित को महसूस आंखों में भी आज भी सिर्फ एक ही सवाल था अपनी माँ के लिए। अब इस सवाल था कि तुम एक माँ होने के नाते, ऐसा रोहित की आंखों में यह सवाल पढ़ लिया था, मगर वह अब भी उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रोहित अनिका नजर चुराते हुए आयशा ने कहा, मुझे लगता है मुझे भी सावित्री की मदद करनी चाहिए। और क्या है ना कि सावित्री की भी उम्र होने लगी है, अगर मैं उनका हाथ बटाऊंगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। अनिका रोहित दोनों जानते थे कि आयशा बहाना बनाकर किसी तरह वहां से निकलना चाहते थे, मगर वह दोनों आयशा को रोककर सिचुएशन और ज्यादा ऑरवर्ड नहीं करना चाहते थे। आयशा अंदर जाते ही रोहित और अनिका धीरे धीरे चलकर विला के अंदर जाने लगे। विला के अंदर जाते ही रोहित ने अनिका किचन की ओर जाने लगे। किचन में ठीक बाहर खड़े होकर रोहित ने चुपचाप अपनी माँ का किचन में काम करता हुआ देखा। तभी अचानक आयशा की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। आयशा ने सावित्री से कह रही थी, सुनो पालक बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे पता है कि पालक कई सालों में छुए भी नहीं हो, और एक काम करो, पालक का बिल्कुल पतला फिश बना दो और सब्जी में डाल दो, उसे पता भी नहीं चलता कि उसके पालक खाया है। पालक के टुकड़े अगर उसके मुंह में आए तो वो सब्जी नहीं खाएगा। अगर पालक का पेस्ट बनाकर सब्जी में डाल दिया जाए तो वो पालक बहुत ही अच्छी और सुनो एक वेट फुल बनाता है, जिसके अंडे, मशरूम, ब्रोली, कई सारे गोभी के पत्ते डालना आजकल साहबाजी डायरीज चल रही है।